सभी साथियों को नमस्कार। श्री राम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों दोस्तों, कई समय से अपनी ऑनलाइन की क्लासेस चल रही हैं, आपका साथ भरपूर मिल रहा है। खुशी की बात है, हमें तैयारी करने का और आप तक सामग्री पहुंचाने का उत्साह भी कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों साथियों, समय के अनुसार अपनी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। बाध्यता है कि हम आपका जो कक्षागत जो शिक्षण है कराने में असमर्थ हैं। अपने जो कोचिंग स्तर पर जो साधन संसाधन सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके द्वारा आप तक जो कक्षाएं सुलभ हैं वो पहुंचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। संसाधनों का, टेक्निकल टीम का और जो साथ में जुड़े हुए अध्यापक गणों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और आपका भी साथियों, जो आप लोग सुनते हैं, आप लोग इसे ग्रहण करते हैं, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, शिक्षण की अपनी प्रक्रिया दो रूप में चल रही है। एक, आप ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़े हैं, जो कि यहाँ पर कोचिंग में आकर जो कक्षा में बैठकर आपने गुरुजनों से प्रत्यक्ष लाभ लिया था। एक ये बात है कि समय के अनुसार या हमारी बाध्यता के अनुसार आप यहाँ कोचिंग नहीं पहुँच पा रहे हैं या हम नहीं बुला पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी शिक्षण की प्रक्रिया बाधित ना हो, इसके लिए हमने ये तकनीकीगत सहायता ली है। साथियों, आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। हम यहाँ पर बैठकर आपके घर तक शिक्षण की सामग्री पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप घर बैठकर अपनी तैयारी कैसे करें? रोजगार पाने के लिए सारे लोग उद्यत हैं, लेकिन मैं आज की बात में ये बात कहना चाहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अपनी तैयारी को कैसे बढ़ाएं, कैसे लगातार जारी रखें, जिससे कि हम सफल हो सकें। लगातार जो अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो सफलता सुनिश्चित होगी। किसी भी प्रकार की जो हमने बीच में रुकावट आती हैं, या हमारे पढ़ने की शिक्षण की प्रक्रिया में कोई बाधा आती है, या हमें प्रयास करने में कोई रुकावट आती है, तो सफलता संदिग्ध हो जाती है। दोस्तों, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के जो छोटे छोटे सूत्र क्या हैं, उन पर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए दो बातों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। एक है हमारा लक्ष्य निर्धारित करना, और दूसरा जो है उसके लिए प्रयास करना। प्रयास आप निरंतर करते रहोगे तो लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, कितना भी बड़ा हो, प्रयास करने से अवश्य प्राप्त होगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये आप हिंदी की कहावत भी सुनते हैं, और एक मनोविज्ञान में जो है आप सफलता का सूत्र भी बताए गए। साथियों, आप किसी न किसी प्रकार से रोजगार पाने के लिए उद्यत हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार का एक अच्छा रोजगार हमें मिल जाए, ये सभी का प्रयास है। अपने घर में कितनी भी सामर्थ्य है नहीं है, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हर युवा, हर युवती तैयार है। अपना जो मेवाड़ क्षेत्र है, ये शिक्षा में, रोजगार के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, ये नहीं कह सकते। क्या हमारे यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी है? ये नहीं कह सकते। हम प्रयास उचित दिशा में लगातार नहीं कर पाते। तो साथियों, आपका लक्ष्य कोई भी हो, चाहे किसी भी प्रकार का फर्स्ट ग्रेड, नेट, आरएस, आईएएस, चाहे कांस्टेबल, किसी भी प्रकार की तैयारी का आपने मानस बना रखा हो। और एक ये भी होता है कि जो आए दिन जो नौकरियां या वैकेंसी जो निकलती हैं, हर किसी में आप अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद ये भी होते हैं कि इसमें तैयारी तो सभी में करते हैं, लेकिन जिसमें नंबर आ जाएगा उसी में पहुंच जाएंगे। होना भी चाहिए, मौका कभी नहीं खोना चाहिए, लेकिन अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। ऊंचे जो लक्ष्य होंगे तो आपकी सफलता भी उतनी ही खरी होगी। लेकिन एक और बात है, उसके साथ में आपको प्रयास भी उतना ही मुस्तैदी के साथ करना पड़ेगा। अब आपकी सफलता पाने के लिए क्या प्रयास करें, उसमें ही बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, कि आप ये सुनिश्चित कर लो कि आपके लक्ष्य, आपके टारगेट के अनुसार जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न
या पूछे जाने हैं, पेपर आने वाला है, उसके संबंध में आपने विषय वस्तु या कोर्स को कितना देखा है। 3 बातों की ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है तो उसके 3 ही सूत्र हैं, 3 ही आयाम है, और तीनों को एक साथ बैलेंस करके चलोगे दोस्तों, मैं कह रहा हूं आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। पहला, जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप बढ़ना चाहते हैं उसका विषय वस्तु और उसका टाइम टेबल या उसका जो विषय सामग्री है उसको खंगाल लें। उसका कोर्स क्या है सुनिश्चित कर लें। उससे संबंधित जो पहले की प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके जो पेपर हैं उन पेपर को पर एक बार दृष्टिपात कर लें। जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु पर आए हुए प्रश्नों पर अपनी दृष्टि फैला लें। यह पहला काम, पहला सूत्र। दूसरा यह है कि उससे संबंधित जो हमारे गाइड हैं या शिक्षण संस्थान हैं या गुरुजी हैं वो कैसे मैनेज करेंगे या उनके साथ हम संपर्क में आकर कैसे तैयारी करेंगे, किन किन उपयुक्त पुस्तकों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस प्रकार की तैयारी करें और अपनी जो ताकत है उसके लिए मैनेजमेंट, हम पढ़ने का शिक्षण का मैनेजमेंट कैसे करें। और तीसरा आयाम है दोस्तों, आपकी अपनी सामर्थ्य या योग्यता कितनी है वो बार बार आंकनी है। पहले मैं बात करना चाहूंगा पहले विषय वस्तु पर कि विषय वस्तु पर आप कैसे फोकस करें। जिस प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं उसका कोर्स जो कि सरकारी योजना के साथ ही प्रकाशित होता है उसके कंटेंट को एक एक खंगाल लें। उससे संबंधित जो पूर्व की परीक्षा में आए हुए पेपर हैं उन प्रश्नों को आप बिल्कुल बड़े इत्मीनान से कई बार सोल्व आउट कर लें। जो बड़े स्तर की उच्च स्तरीय परीक्षाएं होती है, नेट है, आईएएस है, ये मेडिकल्स की है, इंजीनियरिंग की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें जो तैयारी करते हैं वो लोग पहले से 10 साल के पेपर अपने जबान पे ला देते हैं। कोर्स के सुनिश्चित हो जाने पर पेपर आप सोल्व आउट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पहले आपकी मानसिकता ये तैयार हो चुकी कि आगे आने वाली जो प्रतियोगी हैं परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा छुआ है, किस विषय वस्तु पर ये ज़्यादा फोकस डालता है, बार बार जो प्रश्न है वो किस फील्ड से आते हैं, ये आप सुनिश्चित कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप कोर्स और अपने आए हुए पेपर को बड़े ध्यान से देखेंगे। ये पहला काम। दूसरा है कि उससे संबंधित अब आपको पढ़ने के लिए किस प्रकार की पुस्तिकाओं की, नोट्स की, गाइड्स, कोचिंग की या गुरुजनों की आवश्यकता होगी, ये आपको सुनिश्चित करना है। दोस्तों, अपनी परिस्थिति के अनुसार ये नहीं है कि एक ही राजस्थान में या भारत में एक ही या 2 केंद्र ऐसे ही हैं कि जहां पर जाने से ही सफलता मिलेगी, ये कहीं नहीं है। दूसरा ये भी मान लो कि एक किताब को पढ़ने या 2 किताब को पढ़ने से ही सफलता मिल जाएगी या एक ही किताब में से पढ़ने से सफलता मिल जाएगी, ये भी सुनिश्चित नहीं है। तो इस प्रकार आपके जो परिवेश है उस परिवेश का उचित लाभ उठाकर आप जो है उसके अनुसार अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो जो सिलेबस आपने लिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग छूती हुई पाठ्य पुस्तिकाएं, जो गाइड्स हैं, बुक है, नोट्स हैं, वो कहाँ अवेलेबल है। अगर वो उस किताब को आप खंगाल लेते हैं कि ये इस किताब में ज़्यादातर प्रश्न छू रहे हैं, इस कोर्स को ज़्यादा छू रहे हैं, तो आप दोस्तों 1 या 2 पुस्तिकाएं ही खरीदें। ज़्यादा पुस्तिकाओं से खरीद कर अपना धन व्यर्थ न गंवाएं कि इस तरह का अनर्गल कि ये भी हम बड़ा ऊंचा लक्ष्य है, मैंने आईएएस बनना है, आरएस बनना है, हमें नेट निकालना है, तो अनगिनत आप बुक स्टोर पर जाकर जो है किताबें खरीद लेते हैं। किताबें खरीदने से फिर क्या होगा कि आपकी मानसिक क्षमता भटक जाएगी। आपको ये लगेगा कि इस पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया है, फिर दूसरे पुस्तक देखेंगे ये प्रश्न यहाँ से उठाया। इस प्रकार आप जो है कई पुस्तिकाओं पर अपना पैसा खर्च कर चुके होंगे। दोस्तों, कि आप जो विश्वास करके 1 या 2 पुस्तिकाएं खरीदें जो कि लेटेस्ट वर्जन में हों। ये नहीं कि आज से 2010 में 8 में छपी हुई हो और वो वर्जन आज की समय अनुसार बाजार में आ रहा है और वो आपको सफलता दिला देगा, संदिग्ध है। इसी प्रकार आपको जो लेटेस्ट वर्जन में जो पुस्तकें हैं, जो आपके कोर्स को छूती हुई जो पुस्तकें आए, उनको बड़ी गहराई से, इत्मीनान से एक एक लाइन को पढ़ना शुरू करें। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? ये आपका अपना तरीका करना पड़ेगा कि उस किताब का पहले 0 से लेकर एंड तक हर पन्ना आपकी ज़बान से, आपकी निगाह से, दिल दिमाग से निकलना चाहिए।
ईमानदारी से बता दो दोस्तों, ये आपने तैयारी करते हुए काफ़ी लंबा समय गुजर गया और आपके जो कोर्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित हुए हैं या होने जा रहे हैं, कभी आपने किसी भी कोर्स को कंप्लीट 0 से 100% तक कभी पूरा किया है क्या? किसी किताब को आपने 0 से लेकर 100% पूरे कोर्स को एक बार रिवीजन किया है क्या? आप यही कहोगे कि सर मुझे तो कोर्स का ही नहीं पता, मैंने तैयारी की थी, 6 महीने तैयारी की थी, लेकिन आपका कोर्स ही नहीं हुआ। कोर्स क्या है पहले ये सुनिश्चित कर लें और उसके अनुसार उस पुस्तक को बार बार पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों जो गाइड होगी 1 या 2 होगी, उसका जब आप अध्यापन करेंगे, शिक्षण करेंगे, ज्ञान लेंगे, तो उसका दिलो दिमाग में आपके छवि चित्र भी बनता जाता है। आप कई किताबें खरीद कर कि एक एक लाइन को अलग अलग पुस्तकों में पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो यही हो गई बात दोस्तों कि आपके क्षेत्र में जैसे 500 मीटर पर पानी अवेलेबल है, लेकिन आप 50-50 मीटर के जो हैं कुएं खोद कर अपनी संतुष्टि पाना चाह रहे हैं। दोस्तों ये वो बात है कि अपना धन और समय बर्बाद न करें और ऐसी पुस्तिकाओं का चयन करें और पुस्तिकाओं पर विश्वास करें या उस कोचिंग पर और उस गुरुजनों पर विश्वास करें कि अगर हम यहाँ तक पढ़ेंगे तो हमारा कोर्स इतना तो परिपूर्ण है, लेकिन उसके बाद जो हमें और मेहनत और करनी, जो हमने पेपर कोर्स देख चुके हैं उनको तक पहुंचना है, तो हमारी तैयारी जंप करने के लिए हम कितना और तैयार करें। लेकिन जो कक्षाओं में किताबों में जो सुझाए गए जो टिप्स हैं, जो नॉलेज है, वो आपकी जबान पर होना चाहिए। इसके बाद क्या परिपूर्ण है? नहीं दोस्तों, आज का समय है, बिना पुस्तक और बिना कोचिंग के सफलता मिल जाएगी जरूरी नहीं है, और केवल कोचिंग और पुस्तक से ही सफलता मिल जाएगी ये भी सुनिश्चित नहीं है। दोस्तों एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक आप उस पर जंप लगाने के, क्योंकि वर्तमान समय में जो पेपर पूछने के जो तरीके हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक लक्ष्य दिखाई देगा प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद कि मैं यहाँ खड़ा हूं और पेपर के पूछने का तरीका इतना और ऊंचा है। बार बार प्रयास करें और उस किताब को 1-2 किताब को बढ़िया कंठस्थ कर लें, जबानी ला दें और उसके कोर्स को एकदम बिल्कुल अपने मुट्ठी में बांध लें। उसके बाद जो है अब देखें कि मेरी कमी कहाँ रह रही है। जो कमी रह रही है वो अतिरिक्त पुस्तिकाओं में देखने का प्रयास करें, नोट्स में देखने का प्रयास करें, नेट से इंटरनेट से देखने का प्रयास करें। जब वो अलग से लगे तो उसके छोटे छोटे नोट्स अलग से बना दें। आपके हाथ के बनाए हुए अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम नोट्स होंगे वो दोस्तों और आपको एनर्जेटिक बनाएंगे। आपका किताब से, कोचिंग से नोट्स कंप्लीट है और उसके बाद जो आपकी अतिरिक्त जंपिंग जो तैयारी है वो दूसरी पुस्तिकाओं में या नेट से देखकर आप उसके छोटे छोटे नोट्स बना दें। लेकिन ये नहीं कि पहली वाली पुस्तक को या नोट्स को भूलकर आप दूसरे पर पूर्णतः आधारित हो। जब पहले वाले जो आपके दिल दिमाग में बसे हुए जो कोर्स हैं उसको आप नज़रअंदाज ना करें, उसको बार बार रिवीजन करते रहें, जिससे कि आप उस पर तो बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार हैं, लेकिन जो अतिरिक्त नॉलेज मिलता है उसके साथ साथ उनको भी बनाते चलें, उससे उनका कोरिलेशन करें, जिसके आपका ये नया वाला कंटेंट भी याद हो जाएगा और पुराना वाला तो आपको और कंठस्थ ही रहेगा। दोस्तों ये दूसरा बिंदु था। अब तीसरा बिंदु है अपनी क्षमताएं। ईश्वर ने आपको एक मानवीय जीवन देकर भेजा है जो उसकी श्रेष्ठ रचना है। दोस्तों मनुष्य एक ऐसी कृति है मनुष्य ईश्वर की कि उस पर वो गर्व करता है। सभी को समान योग्यताएं, समान अवसर और समान जो है बुद्धि क्षमता देकर भेजता है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन उपयोग कितना कर पाते हैं ये अपने ऊपर निर्भर है। कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को दी है और आप जो है पुरुषार्थ करने के हकदार हैं। प्रतिफल क्या होगा? जैसा आप पुरुषार्थ करोगे, कर्म करोगे, वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। इसमें मानवीय क्षमताएं आपको नहीं पता, आपकी इंद्रियां, आपके अंदर पाए जाने वाले जो शरीर के जो अंग है वो कितनी सामर्थ्य रखते हैं। मनुष्य के 3 शरीर हैं, उसमें एक बाह्य शरीर जो फिजिकल जो है वो भी काफी सामर्थ्य रखता है, और उसके बाद जो आपका सूक्ष्म जो शरीर है जिसमें आपके पंचकोश हैं उसमें आपकी इतनी सामर्थ्य भरी हुई है कि आप क्या परिवर्तन, प्रकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों अपनी सामर्थ्य को पहचानो, खोई हुई क्षमता को पहचानो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है या ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे कि मनुष्य नहीं पा सकता। जहां पर IAS या टॉपर जो निकलते हैं वो भी एक मनुष्य है और आप जो पाना चाह रहे हैं आप भी एक मनुष्य हैं।
उनको प्रकृति ने कोई आपसे भेदभाव नहीं किया कि उनकी बौद्धिक क्षमता उच्च है, मेरी कम है, ये तुलनात्मक रूप से आप उसमें कमी ना लाएं कि उस बेल्ट के लोग जो हैं जल्दी नौकरी में सफल हो जाते हैं, हम इस बेल्ट के लोग हैं जो सफल नहीं होते हैं। ये कमजोरी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मानवीय क्षमताएं समान होती हैं। आप में भी अनंत क्षमता है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, जो पावर है, जो मानसिकता है, उसको एकाग्र करें, उन पर विश्वास करें कि आप उनको इकट्ठा करके मैं जिस लक्ष्य को पाना चाहता हूं उस एनर्जी को उसी दिशा में बढ़ाऊं। अब उसके लिए आपको अपनी तैयारी का जो समय है, जो आपकी मानसिक क्षमताओं का जो बिखराव है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर, एक केंद्र बिंदु पर आपको निश्चित करना पड़ेगा। आप उस केंद्र बिंदु पर, जिससे एक लक्ष्य पर आप जाना चाहते हैं, वो ताकत पूरी लगानी पड़ेगी। दोस्तों, आपके जो परिवेश है उसमें शिक्षण का वातावरण नहीं है, जिस कारण आप चाहते हुए भी आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिक क्षमताएं डाइवर्ट हो जाती हैं। उचित ओरा नहीं है, उचित कक्ष नहीं है, उचित साधन सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण आप ये चाहते हैं कि आपको मानसिक रूप से भी बहाना मिल जाता है कि यार अभी उचित माहौल नहीं है, वहाँ जाएंगे, कमरा लेंगे, वो लेंगे, किताब आएगी, ये होगा तो हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये बहाने हैं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। आप जिस परिवेश में होते हैं, जिस परिवेश में जो साधन सुविधा है, कम से कम वो तो याद कर लो। अरे आपके पास ऐसा तो नहीं होता है कि आपके पास कक्षाओं की, विद्यालयों की पुस्तिकाएं ना हो, आपके पास ऐसी नहीं है कि आपके कोर्स से संबंधित कोई पुस्तिकाएं ना हो, आपको 24 घंटे में ऐसा समय नहीं है कि आप बिल्कुल एक बिना पढ़ाई किए बिना आप समय नहीं निकाल सकते। आप आजकल का जो समय है, आपके घरों में रहकर किसी काम को करने के उपरांत आप सुनिश्चित कर लें कि मुझे उतने घंटे पढ़ाई करना ही करना है। अब पढ़ाई करने के लिए आपको संसाधन होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। आप अगर संसाधनों, सुविधाओं के पास की ओर भागेंगे, वो मिलेगी तो पढ़ाई करूंगा, ये आपका मानसिक रूप से बहाना है। आपके पास आज जो तकनीकी का युग है, आपके आसपास कहीं पर भी हो, सबके पास मोबाइल अवेलेबल है। आपकी तकनीकी सुविधा आपके घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन आप उसका उचित लाभ उठाकर पढ़ाई का प्रयास, मानसिकता नहीं बनाते। मोबाइल देखकर आप कितनी पढ़ाई कर लेते हैं, जिससे कि इसकी अपेक्षा आप अनर्गल चीजें खोजने का प्रयास करते हैं। आपके पास किताबें हैं, लेकिन आपने कभी उसको छुआ नहीं। आप ये कहते हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती एक बहाना है, क्योंकि आपका वो जो लक्ष्य है ना, वो आपको प्रेरित नहीं कर रहा। आप सामने देखते हैं कि आज ये माहौल बन गया, आज ये हो गया, आज वो करना है, आज ये इधर जाना है, आज उन्होंने बुलाया है, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। आपने पढ़ाई को सेकेंडरी बना दिया, दूसरा ऑप्शन बना दिया। प्राथमिकता में आपके जो सामने जो कार्य दिख रहे हैं वो बना दिया, और मानसिक रूप से धीरे धीरे जो है आपने उस पढ़ाई से दूर हो गए। एक और बात दोस्तों, कि 2 प्रकार के श्रम करने पड़ते हैं लक्ष्य के लिए, एक मानसिक श्रम और एक शारीरिक श्रम। मानसिक श्रम जो आपको थोड़ा हल्का लगता है, और एक शारीरिक श्रम होता है जो शरीर से करना पड़ता है। और यहाँ पर जो पढ़ाई के लिए, लक्ष्य के लिए आपको दोनों पुरुषार्थ करने हैं। अब बताओ कि आप किसे ज़्यादा उचित समझते हैं, कि शारीरिक श्रम करके मैं अपना जीवकोपार्जन कर लूँ या मानसिक श्रम करके? अभी तात्कालिक रूप से आपके सामने 2 ऑप्शन रखूँ कि आपको पढ़ाई की अपेक्षा जो है दौड़कर या शारीरिक रूप से जाकर आपको 5 किलोमीटर पैदल चलकर अमुक चीज़ लानी है, और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो दोस्तों सारे लोग चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये पर कहूँ कि आप 2 घंटा एक जगह रहकर इन टॉपिक को याद कर लोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो मैं दोस्तों चाहूँगा कि आप पहला वाला ऑप्शन अपनाओ। इसी कारण क्या होता है कि मानवीय प्रकृति के अनुसार आप शारीरिक श्रम, भाग दौड़ करना ज़्यादा पसंद कर लेते हो, लेकिन दिमाग से श्रम करना कम पसंद करते हैं। दिमाग पर जितना आप जोर डालोगे उतना वो विकसित होगा, परिष्कृत होगा, उतनी धारदार होगा, और उसके आधार पर जैसे आपकी मानसिक एकाग्रता होगी, आपकी शरीर की एकाग्रता भी आ जाएगी, शरीर भी सदने लगेगा। आप कभी जैसे क्लासेस छूटने के पश्चात या लॉकडाउन के पश्चात घर पे बैठकर आपने कभी 6-8 घंटा लगातार पढ़ाई नहीं की, लेकिन क्यों नहीं की? क्योंकि आपका शरीर जो है सदता नहीं है और आपका दिमाग एक जगह रुकता नहीं। अब दोनों को साधने के लिए या तो मन को साधें या शरीर को साधें, दोस्तों आप जो है अपने जो है मन को एकाग्र करें।
आप केवल अपने लक्ष्य को देख लें कि आज में या 2 साल में 1 साल में नौकरी नहीं लगा, अपना रोजगार पर नहीं आया, तो मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा भविष्य क्या है, मेरे ऊपर आने वाली जिम्मेदारी क्या है, मेरे माँ बाप के द्वारा जो किया हुआ खर्च है, उपकार है, वो कैसे मैं निकालूं। थोड़ा सा वो याद कर लें, थोड़ा सा वो देख लें कि मेरे पास जो परिवार की जिम्मेदारी आने वाली है और वो मेरे बाल बच्चे मेरे से पूछेंगे पापा आपने क्या किया, तो आप क्या जवाब देंगे। ये बिंदु आप टटोल लें और आज से मुस्तैदी के साथ लग जाएं कि दोस्तों मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने लक्ष्य पर प्राप्त करना है, कैसे भी मिले, जिस परिवेश में मिले करेंगे। तो दोस्तों लक्ष्य सुनिश्चित है, नहीं तो समय 6 महीने 8 महीने 4 महीने निकल गए हैं और भी निकल जाएंगे, परीक्षा अपने समय पर हो जाएगी। जो पुरुषार्थ करेंगे, जो मैंने बात बताई है, उस बात को वो जहन में उतार रखें और तैयारी के साथ लगे हैं, जिन परिस्थितियों में वही सफल हो। फिर हम अपन परिस्थिति का रोना रोते हैं कि ये लॉकडाउन हो गया, क्लासें नहीं चली, नोट्स नहीं मिले, इंटरनेट नहीं आया, ये नहीं आया, वो सारे बहाने रोते हैं। जो आपके पास साधन है, संसाधन है, क्या आप याद कर लेंगे, ये मुझे विश्वास दिलाओ। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि जो संसाधन आपके पास सीमित हैं, जहाँ पर हैं, अपने दिलो दिमाग से उसे तैयारी करने का प्रयास करें। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।